हेलो बच्चों, आज एक प्यारा सा टॉपिक हिस्टैरिसीस कर्व जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। इसके बाद मैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा और जो भी आपको क्वेरीज होंगी तो उसको आप मुझे मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आज का टॉपिक बहुत प्यारा सा टॉपिक हिस्टैरिसीस कर्व। ये क्या है स्टैटिस कर्व? एक्चुअल में इसमें जो बैकग्राउंड था वो ये था, एक मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, बाय द वे हमें सॉफ्ट आयरन को ही रखा, एक सॉफ्ट आयरन में हमने क्या कर दिया कि एक कॉपर की वाइंडिंग कर दी। किसमें? कॉपर की वाइंडिंग कर दी। ये ऐसे कॉपर की वाइंडिंग मतलब एक तरह से इसको सोलिनॉइड बना दिया, तो इसमें हमने इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। तो पहले ये था कि सपोज दैट ये फॉर्म कैसे हुआ हिस्टैरिसीस कर्व, ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस था, इसमें से हमने पहले सपोज दैट अलाउ किया करंट को। किसको अलाउ किया बच्चों? करंट को अलाउ किया। मार्कर भी गिर गया तो करंट को जब मैंने यहां से भेजा तो मान के चलो पहले मैंने करंट कुछ और भेजी, मान के चलो मैंने करंट पहले 1 एम्पियर भेजी। कितना? 1 एम्पियर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हमें कुछ और दिखा, मान के चलो इसका मैग्नेटिक फील्ड मुझे 4 टेस्ला दिख गया। जस्ट लाइक दैट एग्जांपल, ये 4 टेस्ला ही दिखा नहीं दिखा वो अलग की बात है, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। तब इसका बी कितना था? बी मान के चलो कि 4 टेस्ला बना। फिर हमने करंट को यहां पर, करंट को आप हमने 2 एम्पियर कर दिया, तो सपोज दैट इसका टेस्ला बी जो था वो 8 न बन के 9 टेस्ला बना। फिर हमने इसका I इक्वल्स टू 3 एम्पियर किया, तो I इक्वल्स टू 3 एम्पियर किया, तो इसका जो बी जो था वो आपका 12 एम्पियर बना, 12 टेस्ला बन गया, रिकॉर्डेड हो गया। फिर हमने क्या किया कि I इक्वल्स टू 4 एम्पियर कर दिया, तो फिर इसका जो बी जो था वो मान के चलो 15 टेस्ला हो गया। ये सपोजिशन में आए, देयर इज नो नीड टू, ये हो गया 15 एम्पियर। इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ये वाला, ये तो मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको कि भैया इतना ऐसा हुआ। फिर हमने क्या किया कि अगर आई को हमने 5 एम्पियर बढ़ा दिया तो तब भी इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना था? इसका मैग्नेटिक फील्ड तब भी आया 15 टेस्ला। फिर अगर हमने इसको आई को हमने कितना किया? 6 एम्पियर किया, तो फिर इसकी जो बी आई वो कितनी आ गई? मान के चलो फिर भी 15 टेस्ला। यानी अब हम आई को बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ रहा है, तो ये हो गया सैचुरेटेड। तो इस काइंड के उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड करंट। अब जिस करंट पे इसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है तो दिस इज नोन एज सैचुरेटेड करंट। अब हमने सोचा कि इसको कम करें, तो इसको कम करने के लिए जब हमने सॉल्व किया तो एक बार में हमने आई को 0 कर दिया। ठीक, जब हमने आई को 0 किया, अगर हमने फिर आई को 0 कर दिया मतलब उसका स्विच ऑफ कर दिया, तो आई हमने फिर वापस 0 एम्पियर लेके आए। कितना ले आए? 0 एम्पियर। जब ये 0 एम्पियर में आया तो उस टाइम पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो आपको फिर से देखो, आपको 4 टेस्ला दिखा, रिकॉर्डेड हुआ। ठीक है ना? क्या किसमें हो गया? रिकॉर्डेड, यानी 4 टेस्ला है। फिर हमने इसकी कंडीशन क्या की कि फिर आई को हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दी, इसको नेगेटिव की तरफ लेके गए, तो मान के चलो यहाँ पे -1 एम्पियर को कर दिया, -1 एम्पियर किया। तो फिर यहाँ पे बी आपके पास कुछ और दिखा, बी इक्वल्स टू 2 टेस्ला दिखा। फिर जब हमने बी यहाँ पे I इक्वल्स टू -2 एम्पियर किया, तो तब यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। तब यहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या बना? 0। तो फिर ऐसे ही इस प्रोसेस को हमने फॉलो करते चले गए। अब यहाँ पे जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, फिर हमने I इक्वल्स टू बढ़ा दी, I इक्वल्स टू -3 एम्पियर बढ़ाया, तो इसका जो बी था, इस सब्सटेंस का जो बी था, वो मान के चलो कि आपके पास -25 आया, -15 आया। कितना? -15। फिर -15 टेस्ला।
फिर इसके बाद हमने वापस फिर इसको I इक्वल्स टू -4 एम्पियर किया, तो इसका वापस फिर से जो टेस्ला आया, जो B आया, वो कितना आया बच्चों, वो फिर से -15 टेस्ला, मतलब फिर से करंट क्या हो गई, सैचुरेटेड हो गई। फिर हमने इसको ऑफ कर दिया, फिर I को हमने 0 कर दिया, फिर वापस I को हमने 0 किया, वापस I को जब 0 किया तो ये फिर से 0 करने के बाद जो हमारा B आया, जो मैग्नेटिक फील्ड B आया, वो आ गया आपके पास -2 टेस्ला, -2 टेस्ला आ गया। फिर I को फिर हमने बढ़ाना स्टार्ट किया, करंट की डायरेक्शन को उल्टी की, तो ये बचा। तो इसने फिर से आपको आगे बढ़ना स्टार्ट किया, तो B इक्वल्स टू कितना हो गया, 0, जब इसको 1 एम्पियर किया। तो फिर ये इस सीक्वेंस में बढ़ता चला गया। फिर एक कंडीशन ऐसी आई जब हमने इसके I इक्वल्स टू, जब हमने इसका I इक्वल्स टू यहाँ पे B इक्वल्स टू फिर आपका आ गया 15 टेस्ला, और कब, जब हमने I की वैल्यू कुछ और बढ़ा दी, I की वैल्यू अगर हमने कितनी 5 एम्पियर कर दी तब, यानी 4 एम्पियर कर दी, तो आपके पास स्ट्रेसेस कर्व बनेगा। अब इन सबको इसने प्लॉट करने की कोशिश की, ये इधर, ये इधर। एक था करंट, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन H इस साइड में, और इस साइड में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, B। तो पहले देखो 0 पे तो 0 था, पहले बच्चों 0 पे 0 हो गया, ये 0 पे 0 हुआ, ठीक है। इसको मैं 1 2 3 4 5 तक कर रहा हूं, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया 1 2 3 4 और 5। फिर ऐसे ही इस साइड में, क्या, -1 -2 -3 -4 और -5, ये हो गया -5। ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे, ये हो गया 1 5 10 और 15 टेस्ला, और इधर भी हो गया 5 10 और 15 टेस्ला। अब देखो बच्चों, इसका अगर आप जब प्लॉट करने की कोशिश की तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 एम्पियर में 4 टेस्ला, भैया 1 एम्पियर में 4 टेस्ला, 1 में कितना था, 4 टेस्ला। फिर 2 में आपका 9 टेस्ला, 2 में आपके पास 9 टेस्ला, ये हो गया। फिर 3 में आपके पास आ गया 12 टेस्ला, फिर 3 में ये यहाँ पे हो गया, ये 10 11 12 ये हो गया। फिर 4 में आ गया आपके पास 15 टेस्ला, फिर 4 में कितना आ गया, 15 टेस्ला। अब हमने इसको बढ़ाया तो ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, है ना। तो अब इसका जो कर्व बना बच्चों, ये ऐसा कर्व बन रहा है, यहां से गया, ये ऐसे 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 हो गई, इसमें आ गया, ये हो गया सैचुरेटेड करंट। ये क्या बन गया, सैचुरेटेड करंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये लीनियरली बना ऐसे ही, ये ऐसे ही बन गया, नॉन लीनियर कर्व। होप दैट ये आपको समझ में आ गया होगा यहां से यहां तक, ओके। फिर हमने इसको करंट को कम करने की कोशिश की, फिर यहाँ पे देखो कम किया, मतलब उसके डायरेक्शन को रिवर्स किया। जब y को 0 कर दिया तो 4 टेस्ला पे आ गया। जब y को 0 किया हमने, y को 0, तो ये कहाँ पे आ गया, 4 टेस्ला। चलो इसको 4 टेस्ला के बदले में थोड़ा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे 7 टेस्ला कर देता हूँ इसको, ये थोड़ा सा स्पेस आपको ग्राफ के लिए सही दिखेगा। अब ये आया आपके पास 7 टेस्ला, यहाँ पर 5 6 7 ये करीब करीब यहाँ पे आ गया। फिर इसने ये वाला पाथ फॉलो कर दिया, यहां से आया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे आ गया, ठीक। फिर हम आए सेम ऐसे, जब हमने B को 0 किया तो ये -2 पे था, जब हमने B को 0 कर दिया तो ये किस पे था, -2 पे, वही हो गया, ये बचा। फिर -3 पे -15 पे आ गया, ये यहाँ पे -15 पे आ गया, -15 पे ये। तो अब इसने एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये वाला कर्व फॉलो किया ऐसे, ये ऐसे करके इस पे से आया, ये चलो ये ऐसे नहीं बन पा रहा है, इसको -2 बहुत ज्यादा है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं -1 पे कर दे रहा हूं। तो ये -2 के बदले में कितना हो गया, -1 पे 0, -1 पे 0 आ गया, -1 पे बच्चों 0 टेस्ला है। ग्राफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। फिर उसके बाद मैंने इसको करंट को बढ़ाना स्टार्ट किया,
जब ये 1 एम्पियर पे कितना हो गया 0, नहीं जब 0 एम्पियर थी तो ये -2 डैश था, तो यानी अब ये यहां से ऐसे बना, इसने फॉलो किया, ये ऐसे गया, ये ऐसे जाकर के यहां से मिल गया, एकदम से नहीं मुड़ा, ये नॉर्मली ऐसे ये हो गया। तो ये बचा आपके पास हिस्टैरिसीस कर्व। कौन सा कर्व है बच्चों ये हिस्टैरिसीस कर्व, ये ऐसे इसमें वहीं पे मिल गया। ठीक है, ये रियल में ग्राफ आपका ऐसे बना, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, देयर इज नो नीड टू राइट इन योर एग्जाम, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कैसे बना। अब हिस्टैरिसीस कर्व आपका क्या बना, ये है ओ ए बी सी डी और ई, यहां पे बना ये वाला पॉइंट पे ई, और ये हो गया आपके पास एफ, ए बी सी डी ई और एफ। तो नाउ ए बी सी डी, यहां पे अब आपका क्या बना कर्व ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ ए इज कॉल्ड, इसको हमने नाम दे दिया इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस कर्व। ये आपका हो गया हिस्टैरिसीस कर्व, हिस्टैरिसीस कर्व। जो कर्व कैसे बना वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसके लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल इसकी नीड नहीं है, देयर इज नो नीड टू दिस, इसको ड्रॉ करना। अब हिस्टैरिसीस कर्व क्या है वो मैंने आपको बता दिया इसमें। हाँ बच्चों अब इसमें देखो, when a ferromagnetic substances when a ferromagnetic substances is placed in a magnetic field, is placed in a magnetic field, ये केवल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए है। अगर हमने किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इट गेट्स मैग्नेटाइज, इट गेट्स मैग्नेटाइज, तभी क्या हो गया ये मैग्नेटाइज हुआ। अब कैसे मैग्नेटाइज हुआ वो मैंने आपको बता दिया। पॉइंट ए, पॉइंट ए था बच्चों स्टेट ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन, स्टेट ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन। क्या है स्टेट ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन, कौन सा पॉइंट ए, यहां पे जो मैंने बोला था आपको। फिर आपके पास ओ बी, हाँ ओ बी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ओ बी, ओ और बी, ये वाला पॉइंट ओ से बी तक इतना पॉइंट, ठीक है। जहां पर करंट तो जीरो हो जाती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। एक वर्ड मैं नया वर्ड बोल देता हूं उसमें, रिटेंटिविटी। ये क्या हो गया रिटेंटिविटी। इसका मतलब क्या है, जहां पर field is removed and then magnetism is remain, when field is removed, जब हमने फील्ड को रिमूव किया, then magnetism remain, तब इसकी मैग्नेटिज्म जो होती है वो क्या होती है सेम रहती है, तो दैट इज नोन एज द ओबी रिटेंटिविटी। ठीक है, अब नया वर्ड है इसमें कॉर्सिविटी, ओसी इक्वल्स टू कॉर्सिविटी, ओसी। अब यहां स्पेस तो है नहीं, मैं इसको लिख दे रहा हूं यहाँ पे ओ और सी, ओ और सी। ओसी का मतलब है कॉर्सिविटी, COER,
ओसी, ओसी इसका मतलब है CORCIVITY, कॉर्सिविटी। इसको हमने क्या नाम दे दिया? कॉर्सिविटी। अब ये क्या है? यहाँ पे इतने पोर्शन, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटाइज करंट आपकी जीरो नहीं है, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो नहीं है। रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड, रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड। चलो यहाँ इस पे बहुत हौच पौच हो रहा है, तब तक बच्चों आप इसको कॉपी करो यहाँ तक, क्योंकि ये सही नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद मैं इसको लिखता हूँ तो फिर और बताता हूँ आपको। तब तक आप इसको कॉपी करें। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। हाँ, अब उसके बाद है ओसी, ओ और सी। ओसी का मतलब है कॉर्सिविटी, COERCIVITY। कॉर्सिविटी का मतलब होता है रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड, रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड to destroy the residual magnetism, to destroy the residual magnetism, तो तब जाके उसके बाद ये ABCDEF क्या बना, एक हिस्सा से कर्व मिला। ये तो कंडीशन थी आपके पास। अब बेसिकली अब यहाँ पे देखिए, हमेशा ये वाला, ये जो कर्व था, ये हमेशा इस एच से पीछे है, हमेशा किससे? इस एच से पीछे है। तो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन B, ये इसका नोट है 10, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द intensity of मैग्नेटाइजेशन B lags behind the intensity of B lags behind magnetic intensity H, magnetic intensity H, known as hysteresis, curve, known as hysteresis। होप दैट बच्चे आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब इसके बाद एक जो फाइनल कंडीशन है कि आपकी क्या, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कैसा मटेरियल चाहिए, वो जिसकी कॉर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों ज़्यादा होती हैं, दोनों ग्रेटर होती हैं, उसको हमें बहुत अच्छा होता है। किसके लिए? जिसका एक ऐसा मैग्नेट, एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी रिटेंटिविटी और कॉर्सिविटी दोनों हाई होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए बहुत अच्छा यूज करते हैं। उससे से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, जैसे इसका है आयरन का। बच्चों, ये है आपके पास हिस्टेरेसिस कर्व का मेन कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म है। और अब मैं आपको इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल लेके जाऊंगा। हाँ, होप दैट बहुत मजा आया होगा चैप्टर में। हिस्टेरेसिस कर्व आपको समझ में आया होगा क्या था, कैसे था। मैंने एक एक्सपेरिमेंटल डेटा लेके भी आपको समझाया था, लेकिन जिसको बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करते रहें बच्चों, अपने दोस्तों को भी बढ़ाते रहें, बोर्ड की तैयारी करते रहें। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।